Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले पीएचपी। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़ कंडीशन इन पीएचपी। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम बोल सकते हैं इसको, तो इसको ज़रूर से ध्यान से देखिए। ओके, तो पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी जो रहेगा ABC। अभी के लिए कुछ भी नाम दे देते, तो मैं ABC इक्वल्स टू 10 दे देती हूँ। एक्चुअली आपको पता होगा कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो डॉलर साइन आपको लगाना पड़ता है। जैसे डॉलर साइन लगाओगे तो ही वो बोलेगा कि हाँ ये वेरिएबल डिक्लेयर कर चुका है। अगर आप ABC जस्ट लिखोगे तो वो अनडिफाइन एरर दे देता था। तो ये डॉलर साइन आपको लगा देने का है। तो ABC बहुत बड़ा लग रहा है, इसी वजह से मैं उसको A कर दिया। ओके, A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 15 कर देते। यानी कि एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको वैल्यूज़ दे दिया। अभी हम इफ़ कंडीशन चलाएंगे, तो उसके लिए आपको बस क्या लिखना है, इफ़ और ब्रैकेट के अंदर आपको उसकी कंडीशन देनी है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ कि $A इज़ ग्रेटर देन $B। ओके, यानी कि $A क्या ग्रेटर देन $B है? अगर है तो इसके अंदर हम एक की को प्रिंट करेंगे। जैसे 10 ये 15 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, A इज़ लेस देन B लिखेंगे। ओके, एक्चुअली ये प्रिंट नहीं करेगा। अगर हम देखा जाए ना, तो मेरा कंडीशन यहाँ पे गलत हो चुका है। यानी कि मुझे पहले लेस देन लिख के फिर इको प्रिंट करना था, तो मुझे डिस्प्ले होता था। लेकिन मुझे ऐसा दिखाना था कि इफ़ कंडीशन अगर लिखोगे तो वहाँ पे कुछ प्रिंट होगा ही नहीं। देखो, हमने इको प्रिंट करा है लेकिन कंडीशन वहाँ पे फॉल्स हो चुका है ना। 10-15 से छोटा है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ा है क्या। अभी मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी इसका, तो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होगा कि A इज़ लेस देन B। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि A इज़ लेस देन B है क्या? अगर है तो ई को प्रिंट करो। और यहाँ पे देखो 10 ये 15 से छोटा है, तो उसने मुझे ई को प्रिंट कर दिया, A इज़ लेस देन B। तो मुझे बस वही दिखाना था, इसी वजह से मैंने पहले उल्टा साइन लगाया था। अभी एल्स, हम इफ़ के बाद इफ़ एल्स भी कंडीशन यही देख लेते। ओके, तो अभी देखो, इफ़ कंडीशन अगर वर्क होता है तो वो प्रिंट होगा, अगर नहीं होता है तो एल्स में आ जाएगा। और एल्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, वो एल्स प्रिंट कर देगा। जैसे अभी A इज़ लेस देन B, अगर छोटा होगा तो वो प्रिंट करेगा, अगर नहीं होगा तो ग्रेटर देन B प्रिंट होगा। अभी तो फंक्शन हमारा करेक्ट चालू है ना, यानी कि A इज़ लेस देन B है, यानी कि 10। तो अभी मैं कंडीशन ही चेंज कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ। तो अभी अगर मैं रिफ़्रेश करूँगी तो मुझे आ रहा है कि A इज़ ग्रेटर देन B। यानी कि हम क्या कंडीशन चेक करें कि क्या A B से छोटा है। अगर है तो A इज़ लेस देन B आएगा, और एल्स में उसने प्रिंट किया A इज़ ग्रेटर देन B। यानी कि कंडीशन सिर्फ चेंज करा है। वैसे आप ना स्टेटमेंट में मत जाओ, मैंने इको में उल्टा सुल्टा लिख चुका है, लेकिन आप कंसेप्ट समझो। ओके, मैं होप करती हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो इतना याद रखिए, इफ़ कंडीशन ऐसे वर्क करता है, जैसे इफ़ कंडीशन के अंदर अगर कुछ कंडीशन देते हो तो वो इको प्रिंट करेगा, उसके अंदर जो भी प्रिंट करना होगा वो प्रिंट करेगा। अगर नहीं वो कंडीशन ट्रू होता है, फॉल्स होता है, तो एल्स में का कंडीशन प्रिंट होगा। ओके, तो ट्रू होगा तो इफ़ कंडीशन के अंदर का, फॉल्स होगा तो एल्स में का। सो नेक्स्ट हम देखेंगे एल्स इफ़ कंडीशन। ओके, इसी तरह एक और है एल्स इफ़ बोल के। तो इसमें क्या आएगा ना, पहले इफ़ कंडीशन चेक करता है, देन एल्स इफ़ कंडीशन चेक करता है, एंड देन एंड में एल्स कंडीशन चेक करता है। ओके, इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, देन कंडीशन वाइज हम स्टेटमेंट चेंज करेंगे। ओके, तो इसी वजह से अब भी स्टेटमेंट पे फोकस मत करो, कंडीशंस देखो पहले हमें इसका फॉर्म सिंटैक्स कैसा वो ध्यान रखना है। देखो, पहले इफ़ कंडीशन लिखना है जो सिंपल सा इफ़ रहेगा सिर्फ। देन सेकेंड में हमें लाइन नंबर 9 पर जैसे मैं ऐड कर दूँ, एल्स के बाद फिर से इफ़ कंडीशन रहेगा, यानी कि एल्स इफ़ कंडीशन रहेगा वो। तो जैसे हमारा जो टॉपिक ही है, यानी कि ये जो कंसेप्ट ही हम देख रहे हैं, तो एल्स इफ़ का देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही बार लेना है, आप इसको जितनी चाहे उतनी बार ले सकते हो। आपके कंडीशन के हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हो, एल्स इफ़ करके जितना चाहे उतनी बार आप इसको लेके एंड में एक और चीज़, यानी कि एंड में एक और एल्स हम लेंगे, जो समझो ऊपर का कोई भी पार्ट अगर वर्क हुआ ही नहीं, यानी कि ट्रू और फॉल्स हुआ ही नहीं, तो लास्ट में आपको कुछ तो आना चाहिए ना कि हाँ बाबा ये या तो एरर दे दो या तो कुछ और ही प्रिंट कर दो वहाँ पे। तो वैसा हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ। ओके, तो आपको सिंटैक्स और उसका ये तो समझा होगा, तो अभी मैं एग्जांपल ये वाला समझा देती हूँ। ओके,
जैसे देखो अभी मेरे पास डॉलर ए है 10, डॉलर बी है 10, ओके। इफ़ कंडीशन में हमने पहले चेक किया, ओके। तो वहाँ पे कंडीशन देखो, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर का इको प्रिंट होगा, अगर वो फॉल्स होता है तो नीचे आएगा वो, ओके, नीचे आएगा। एल्स इफ़ चेक करेगा जिसके अंदर वो भी कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो फिर से वो नीचे आएगा, तो वहाँ पे क्या है, एल्स है, तो एल्स प्रिंट करेगा, ओके। तो अभी हम कंडीशन और स्टेटमेंट हम करेक्ट करते। देखो इफ़ में हम क्या चेक कर रहे हैं, पहले ए इज़ लेस देन बी है क्या, हाँ है, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करो ए इज़ लेस देन बी, ओके। 6 नंबर लाइन तक हमने कवर किया। देन अगर यहाँ पे फॉल्स हुआ तो एल्स इफ़ में आके वो चेक कर रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी है क्या, अगर है तो वो इको प्रिंट करेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी बोल के, यानी कि 8 नंबर लाइन तक हमने हर चीज़ कर दिया, ओके। तो समझो वहाँ पे भी फॉल्स हुआ तो एल्स में आएगा वो, एंड देन एज इट इज़ वो इको प्रिंट करेगा, ना ही इधर कंडीशन चेक करेगा ना ही कुछ, एंड डायरेक्ट वो हमें आउटपुट देगा कि ए एंड बी आर बोथ सेम वैल्यूज़, ओके। इसको मैं रन करके अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो, तो मैंने इसको रन किया एंड देन ए एंड बी आर बोथ सेम वैल्यूज। तो यहाँ पे देखा ना, ऑलरेडी ए इज़ ग्रेटर देन नहीं है, ए इज़ लेस देन नहीं है, वो दोनों इक्वल वैल्यूज़ है। तो इसी वजह से मेरा एल्स ऑटोमेटिकली एल्स पर गया एंड एल्स प्रिंट कर दिया, ओके। मैं एक और कंडीशन ऐसा लगा सकती थी एल्स इफ में कि अगर वो दोनों सेम वैल्यूज़ है तो ये वाला इको प्रिंट करो, एंड एल्स में हम कुछ और ही लिख देते थे, जैसे कि अनडिफाइंड वैल्यू इज़ नॉट प्रॉपर सेट, या तो फिर ऐसा कुछ और हम दे देते थे। तो वही इसीलिए मैंने बोला कि आप एल्स इफ जितने चाहे उतने बार आप यूज़ कर सकते हो, और एल्स और इफ़ कंडीशन जो फर्स्ट और लास्ट वाला है सिर्फ वो एक ही बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो बीच वाला है ना एल्स इफ वाला स्टेटमेंट, वो आप जितनी चाहे उतनी बार आपके कंडीशन के हिसाब से आप यूज़ कर देना, ओके। तो मैं होप करती हूँ कि ये वाला एग्जाम्पल आपका क्लियर हो चुका होगा, एल्स इफ वाला भी, ओके। सो हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेस्टेड इफ कंडीशन, ओके। तो ये भी उतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, वैसे तो मैं यहाँ पे इजीली एक सिंपल एग्जांपल के साथ ही देखती हूँ, ओके। तो इन सभी को मैं निकाल देती हूँ, हमारे पास सिर्फ एक इफ कंडीशन रहेगा। तो अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ कि एक्चुअल में नेस्टेड इफ कंडीशन क्या होता है, तो देखो हमारे पास एक इफ कंडीशन है जिसके अंदर फिर से एक और इफ कंडीशन है, इसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ कंडीशन, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, समझे। तो इसको हम नेस्टेड इफ कंडीशन बोलेंगे। तो इसी का एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ले रही हूँ, ओके, यानी कि 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ। ए हमारे पास ऑलरेडी था, बी हमारे पास ऑलरेडी था, तो सी हमने एक और वेरिएबल को ऐड कर दिया, ओके। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ में अभी रैंडम से ही ले रही हूँ, तो कुछ भी हम ले सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे 10, 20, 50 ऐसा लिया, यानी कि इंक्रीमेंट करती गई, ओके। वैल्यूज़ को हम ऐसे कंपेयर करेंगे ना, तो कंडीशन वाइज हम डिस्प्ले करेंगे इसी वजह से, ओके। तो फर्स्ट देखो हम क्या कर रहे हैं, इफ़। सो फर्स्ट इफ़ कंडीशन में हम चेक करेंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है क्या, यानी कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है क्या, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ओके। तो अगर ये फॉल्स होता है तो वैसे तो फॉल्स होने वाला है, लेकिन यहाँ पर समझो ये ट्रू होता है, ओके। इसके अंदर एक और इफ कंडीशन हम ऐड करेंगे, ओके। अगर समझो ये ट्रू होता है, वैसे मैं चेंज कर दूंगी बाद में तो वैल्यूज़। तो देखो अगर ये ट्रू होता है तो एक और इफ कंडीशन हम उसके अंदर चलेंगे, हम एक और बार चेक करेंगे कि क्या डॉलर बी क्या है, ये बड़ा है डॉलर सी से, ओके। तो डॉलर बी क्या है, बड़ा है डॉलर सी से, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो डॉलर बी इज़ ग्रेटर देन डॉलर सी, तो अगर है तो इको प्रिंट करो कि बी इज़ ग्रेटर देन ऑल, ओके। तो यानी कि हम क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी रहेगा तो उसके अंदर फिर से आ जाएगा एक और कंडीशन चेक करने के लिए कि बी इज़ डॉलर ग्रेटर देन सी है क्या, अगर है तो यहाँ पे हमें इको प्रिंट होगा कि बी इज़ ग्रेटर देन ऑल, ओके। अगर एल्स में आता है, ओके, तो अभी एल्स उसी के अंदर हम इफ कंडीशन के बाद एल्स भी डाल सकते हैं, ओके। तो मैं एल्स के लिए इको सेम प्रिंट करना चाहती हूँ, तो कॉपी पेस्ट करके देती हूँ, ओके। एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज़ लेस देन, क्योंकि हम सी से कंडीशन चेक कर रहे हैं तो लेस देन सी लिखेंगे, ओके।
तो अगर ये कंडीशन मतलब अगर b छोटा होता है c से तो यहाँ पे हमें आएगा b इज़ लेस देन c। ओके, अगर वो बड़ा होता है तो वो आएगा b इज़ ग्रेटर देन ऑल, क्योंकि ऑलरेडी हमने a से कंपेयर कर दिया था इफ कंडीशन में, तो इसलिए a का संबंध यहाँ पे नहीं आता है। तो अभी देखो इफ कंडीशन जो 6 नंबर लाइन का था उसका एल्स अभी हम 12 नंबर लाइन पर लिख रहे। ओके, तो वो पार्ट अंदर का था, ये बाहर का पार्ट है, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया। ओके, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे ऑलरेडी हमने बी ए को कंपेयर तो कर दिया, तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, चेंज करेंगे सिर्फ। एल्स में हम देखेंगे क्या b ग्रेटर देन c है, अगर ग्रेटर देन c है तो c इज़ ग्रेटर देन ऑल आएगा। एल्स में हम e को प्रिंट करेंगे c इज़ लेसर देन b आएगा। ओके, तो मुझे लगता है ठीक है अभी के लिए ये प्रोग्राम ठीक है। अभी रन करके देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे देखो c इज़ लेसर देन b आ रहा है, तो एक्चुअल में मेरा कंडीशन नीचे 13 नंबर लाइन पर चूक गया। ओके, तो कंडीशन का जो साइन था ना तो मुझे ऐसा उल्टा देना था, क्योंकि ऑलरेडी 7 नंबर लाइन पर हमने जो कंडीशन दिया है इफ कंडीशन वही सेम मैंने यहाँ पे 13 नंबर लाइन पर भी दिया है, तो इसलिए कंडीशन चेंज करना है मुझे। बस मुझे ये बोलना है कि b इज़ लेस देन c है क्या, अगर है तो वो आएगा, वरना c इज़ ग्रेटर देन ऑल आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम था। यहाँ पे मैं सिंपल सा एक्सप्लेन करती हूँ फिर से। ओके, तो देखो 3 वेरिएबल है अपने पास a b c बोल के। तो फर्स्ट हम क्या चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन में, क्या a इज़ ग्रेटर देन b है, तो नहीं है, तो वो ऑलरेडी ये अंदर का जो भी रहेगा ना उस वहाँ तक वो पहुँचा ही नहीं, यानी कि पहले उसका वो फॉल्स हो गया, क्योंकि a इज़ लेस देन b है ना कि ग्रेटर देन, तो एल्स कंडीशन में आया डायरेक्ट। तो एल्स में हम क्या चेक कर रहे कि क्या b लेस देन c है। हाँ है, क्योंकि देखो ना 50 से बड़ा कौन है, सॉरी 50 से बड़ा कोई नहीं है, 20 से बड़ा c है ना, तो इसी वजह से हमने e को क्या प्रिंट किया, c इज़ ग्रेटर देन ऑल। अगर वो छोटा रहता था c तो प्रिंट क्या होता था हमें, b इज़ ग्रेटर देन c। ओके, तो इसी वजह से हमारा ये कंडीशन यहाँ पे वर्क हो चुका है प्रॉपर। और ये एग्जांपल आई होप करती हूँ कि ये एग्जांपल आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, अगर आप अपने सिस्टम में करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, वैसे अपने कंडीशन के हिसाब से करोगे तो। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्विच केस। ओके, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे $x इक्वल टू, यहाँ पे मैं वैल्यू देती हूँ इसकी 3। ओके, तो कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, इसी को हम यूज़ करेंगे केस चेक करने में। ओके, तो यहाँ पे मैं स्विच केस का सिंटैक्स लिख रही हूँ। देखो यहाँ पे हमें लिखना है स्विच, अपने यहाँ पे यहाँ ऑटो हो गया। देखो स्विच के अंदर यहाँ पे हमें कंडीशन डालनी है ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करें कि $x की वैल्यू। ओके, ऑन केस में हम वैल्यू लिखेंगे जो भी हमारे पास वैल्यू रहेगी। जैसे अभी $x की वैल्यू कितनी है, 3 है, लेकिन हमें यहाँ पे केस वाइज डिस्प्ले करना है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे। वैसे ये मेरा इंटीजर वैल्यू है, इसलिए इंटीजर में लिख रही हूँ। अगर स्ट्रिंग रहेगा तो सिंगल कोट या डबल कोट में आप लिख देना। अगर हमारा केस 1 होता है यानी कि ट्रू होता है तो वो ई को प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ x इज़ 1। ओके, एंड देन वो ब्रेक करेगा इस कंडीशन को। ओके, तो इसी को मैं कॉपी कर देती हूँ एंड देन मैं नीचे पेस्ट कर देती हूँ, ताकि हमें 2-3 चेक करना है ना। हमारा x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हमें 3 तक तो चेक करना पड़ेगा। तो केस 2 में हमने क्या चेक किया, क्या x की वैल्यू 2 है, अगर 2 है ई को प्रिंट करो वैल्यू ऑफ x इज़ 2 और ब्रेक करो। नहीं है तो थर्ड वाला केस चेक करो कि क्या केस की वैल्यू 3 है। हाँ है, तो वैल्यू ऑफ x इज़ 3 हो जाएगा एंड उस वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा हमारा ये a, और हमें डिस्प्ले होगा ई को वैल्यू ऑफ x इज़ 3। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं होता है तो हमें डिफ़ॉल्ट में हमें प्रिंट होगा ई को वैल्यू ऑफ x इज़ अनडिफाइंड, यानी कि कुछ वैल्यू उसको मिली नहीं। और अगर आप दूसरा कुछ केस के अलावा, यानी कि यहाँ पे जितने केस लिखे हो 1 2 3, उसके अलावा कोई वैल्यू आप चेक कर रहे हो तो हमें डिफ़ॉल्ट में का जो इको है वो प्रिंट करेगा एंड ब्रेक करेगा। तो इसको रन करती हूँ मैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया है। तो देखो वैल्यू ऑफ x इज़ 3, यानी कि उसने केस देखा। देखो यहाँ पे हमने वैल्यू कितना 3 दिया है, तो यहाँ पे स्विच में उसने
कि वैल्यू कितना रखा 3, तो केस 1 चेक किया तो वहाँ पे 3 वैल्यू मैच नहीं हुआ, तो नेक्स्ट केस चेक करा उसने तो वहाँ पे 2 है तो वो भी मैच नहीं करा उसने, तो केस 3 पर गया एंड देन हमें वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा जो उसका इको प्रिंट है। ओके, एंड देन ब्रेक कर दिया, इस जो भी हमें केस हम चेक कर रहे थे उसको हम डायरेक्ट ब्रेक कर दिया एंड हमें डिस्प्ले हो गया वैल्यू ऑफ x इज़ 3। ओके, अगर हम अभी एक और एग्जांपल देखते हैं तो ये वाला तो आई होप आपको समझा होगा। और एक एग्जांपल में हम क्या करते हैं, जो केस के अलावा हमने जैसे केस में 1 2 3 वैल्यू लगा है ना, तो उसके अलावा कोई अलग वैल्यू लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट होता है, तो मैं उसका देती हूँ। ओके, जैसे हमारे इफ और एल्स में होता था वैसे ही। अभी देखो मैंने 30 लिखा है, 30 का केस ही नहीं है, तो इसी वजह से उसने मुझे डिफ़ॉल्ट में जो लिखा था इको वो प्रिंट करा, वैल्यू ऑफ x इज़ अनडिफाइंड। ओके, तो ये ऐसा हुआ करता है जैसे हमारे इफ कंडीशन की तरह, लेकिन यहाँ पे ना आप बहुत सारे जितने चाहे उतने केस वाइज आप अपने डिस्प्ले कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये वाला हमें कैलेंडर बनाने के लिए एक प्रोग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। ओके, यानी कि जब डे आता है, 1 डे आता है तो मंडे डिस्प्ले हो, 2nd डे आता है तो ऐसे मतलब उसके हिसाब से आप डिस्प्ले करके कैलेंडर बना सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर लूप। ओके, एक्चुअली फॉर लूप इफ़ कंडीशन की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसी वजह से इसको स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। ओके, अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊं कि फॉर लूप एक्चुअल में कैसा वर्क होता है, तो देखो अगर आपको 1 to 10 तक वैल्यू डिस्प्ले करना है तो वो क्या करेगा, 1 एक कंडीशन दोगे आप, 1 अगर उसकी वैल्यू 1 है और मुझे ये तब तक डिस्प्ले करो जब तक कि उसकी वैल्यू 10 ना हो जाए, तो वो लूप में घुमा देता है उसको, यानी कि वो लूप घूमते रहता है, यानी कि तुम्हारा फॉर लूप का जो लूप है ना वो तब तक घूमेगा, रिटर्न डिस्प्ले करेगा 1 2 3 4 5 ऐसा 10 तक, जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू ना हो जाए एंड देन तभी वो स्टॉप हो जाता है, वरना वो तब तक वो आपको डिस्प्ले करता ही रहेगा जब तक कि आप जो कंडीशन दिए हुए रहते हैं उसको कि 10 आने के बाद तो लूप स्टॉप हो जा, तो तब तक वो डिस्प्ले करेगा, जैसे कि 1 2 3 4 आपको 10 तक डिस्प्ले होगा। तो उसी का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, तो फॉर लूप के अंदर हम $x एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसकी अभी जो वैल्यू है ना वो रहेगी 10। ओके, तो आपको पहले वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ता है उसको एंड देन उसकी कंडीशन देनी पड़ती है एंड देन उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना पड़ता है। ओके, तो ये फॉर लूप का एक सिंटैक्स है, याद रखिए हमेशा। तो देखो पहले हम एक वैल्यू इनिशियलाइज किया कि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अभी हमारे पास 10 है एंड देन सेमीकोलन देखो उसको स्टॉप कर दिया। देन सेकेंड हम कंडीशन दे रही कि $x की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, ना कि ग्रेटर देन 0 से कम होना चाहिए। ओके, और देन वहाँ पे भी सेमीकोलन देखो उसको भी स्टॉप कर दिया एंड देन $x प्लस प्लस कर दिया, यानी कि हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, एक्चुअल में हमारा कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए और $x की वैल्यू अभी कितनी है 10 है और हम क्या कर रहे हैं प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी कि ये इन्फिनिट वैल्यू हमें डिस्प्ले करेगा जब तक मतलब उसकी मर्जी, आप जितनी बार रिफ्रेश करोगे जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको वैल्यूज़ दिखेंगी। देखो तो मैं इसको आउटपुट पे आपको दिखा दूंगी। ओके, तो इसके लिए मैं इको लिख रही हूँ उस फॉर लूप के अंदर कि 4 नंबर लाइन आप दे सकते हो कि $x की वैल्यू जो भी रहे हमें वो प्रिंट हो जाए। ओके, तो इसका मैं आउटपुट दिखा देती हूँ अभी आपको। अगर मैं इसको ना स्क्रॉल कर दूँ राइट साइड में तो देखो ये बढ़ता ही रहेगा, अभी मैं जितनी बार देखूँ उतनी बार मुझे वो डिस्प्ले करेगा। उसके अंदर आपको सारी वैल्यूज़ यानी कि 0 से लेके 9 तक आपको वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो इसी वजह से हमें उस प्रोग्राम में एक चेंज करना है जिससे मुझे 0 से लेके 10 तक ही मुझे डिस्प्ले हो जाए वैल्यूज़। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है मैं अभी बता देती हूँ। तो उसके लिए बस हमें क्या करना है, जैसे हम $x प्लस प्लस कर चुके थे ना, हमें माइनस माइनस करना है, यानी कि तू उल्टा घूम, यानी कि ये देखो अभी उसने क्या किया 0 1 2 3 ऐसा उल्टा हमें 10 तक डिस्प्ले करा, यानी कि x की वैल्यू कितनी 10 है। तो उसने क्या किया, अगर मेरी वैल्यू x की 10 हमने दिया है इनिशलाइज किया है एंड x हमें इज़ लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या बोल रहे कि x की वैल्यू तो उल्टा कर। तो इसी वजह से उसने क्या किया, x की वैल्यू उल्टा करके उसने हमें डिस्प्ले करा 0 1 2 3 4 5 ऐसा। और अगर मैं यहाँ पे 5 भी करती हूँ तो 5 तक मुझे वो डिस्प्ले करेगा, जैसे 0 1 2 3 4 5। ओके, तो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल
समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में फॉर लूप बहुत इजी है, उतना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर ईच लूप। ओके, तो इसका भी एक सिंपल एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो एरे का यूज़ करेंगे हम इसमें। ओके, डॉलर नेम इक्वल्स टू, हम एरे ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एरे कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ, एंड देन एरे कीवर्ड यूज़ करने के बाद आपको ना यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करनी पड़ती है, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट में। यही इसी वजह से बता रही हूँ। देखो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता दिया था कि अगर आपको स्क्वायर एरे डिक्लेयर करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन उसके अंदर एरे डिक्लेयर कर दिया। तो देखो यहाँ पे एरर आने वाला, मुझे पता है, मुझे वही दिखाना था कि एक्चुअल में एरर आपको क्या आने वाला है, इसी वजह से मैंने ये लिखा है। ओके, तो उसके बाद हम फॉर ईच लूप यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर देखो हमें डॉलर वेरिएबल असाइन करना है, एज उसका की बनेगा, एज उस की के अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे एंड उसी वैल्यूज़ को हम नीचे प्रिंट करेंगे। तो अभी हम मेरे पास वेरिएबल क्या है, डॉलर नेम, एंड की एज अ कीच रखते हैं, वैल्यू एज अ वैल्यू रखते हैं। तो क्या मतलब आपकी मर्जी है, वहाँ पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि प्री डिफाइन मतलब कीवर्ड्स है, ऐसा कुछ नहीं, आपकी मर्जी, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। वैल्यू को चेंज करके कुछ भी लिखो, की को चेंज करके कुछ भी लिखो, लेकिन एज और जो उसके अंदर सिम्बॉल है वो एज इट इज़ लिखना है आपको। देन इको के अंदर हम क्या प्रिंट करेंगे, डॉलर वैल्यू, जिसके अंदर अभी हमारे पास सब वैल्यू जो एरे की वैल्यूज़ है ना वो वहाँ पे स्टोर हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे आके रन करके आपको दिखाऊँ तो देखो एरर आया, मैंने ऑलरेडी बोला था सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। देखो स्क्वायर ब्रैकेट वो बता रहे। तो हमेशा याद रखो, अगर आप एरे कीवर्ड यूज़ करके एरर को डिक्लेयर कर रहे हो, यानी कि डिफाइन कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मैं इसको निकाल दूँ, ओके, तो अगर मैं ये एरे जो लिखा हुआ कीवर्ड है उसको निकाल दूँ एंड सिंपल सा वही स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास, तो एरर नहीं आएगा मुझे। अभी मैं अगर रिफ्रेश करूँ ना तो देखो ABC मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ मुझे डिस्प्ले हो चुकी है। अगर समझो इन फ्यूचर कभी आपको एरे डिक्लेयर एज अ एरे कीवर्ड का यूज़ करके करना है, तो आपको ना वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं पैरेंथेसिस ऐड करना है, याद रखिए हमेशा। ओके, तो उसको हम रिमूव करके ये लगा देते। तो आप ना इसी वजह से ना ऐसा एडिटर यूज़ करो जिसमें कलर चेंजिंग का ये हो जाए, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी कि अगर उसका कलर चेंज हुआ तो हाँ बाबा यहाँ पे एरर है, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे एरर आए। ओके, तो देखो अभी मुझे एरर नहीं आया और मुझे एज इट इज़ उसकी वैल्यूज़ भी डिस्प्ले हो गई। तो अगर आप कीवर्ड एरे यूज़ करके कर रहे हो तो ऐसा आपको लिखना है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ओके, तो यही था फॉर ईच लूप का एग्जाम्पल। तो बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं था, मैंने ऑलरेडी बोला था। तो ये ऐसे यूज़ करो या स्क्वायर ब्रैकेट, या आपके ऊपर है। मैं ये दोनों चीज़ें दिखाने के लिए आपको ये वाला एग्जाम्पल लिया था। ओके, तो मैं होप करती हूँ कि ये वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम अभी कुछ नया देखते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं वाइल लूप। ओके, ये भी लूप में ही आता है। तो वाइल लूप, तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं $x, जिसकी वैल्यू अभी 5 है। ओके, तो वाइल का सिंटैक्स है ये वाला कि वाइल उसके ब्रैकेट के अंदर कंडीशन दो एंड देन उसके अंदर आप कोड लिखो, जो भी इको अगर प्रिंट करना चाहते हो इको प्रिंट करो। ओके, तो कंडीशन हम क्या देंगे कि $x इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, एंड देन कोड के अंदर हम लिखेंगे कि इको प्रिंट हो जाए हमें $x की वैल्यू। ओके, एंड देन इसके बाद हम एक इंक्रीमेंट, अभी देखो मैं अगर रिफ्रेश करूँगी जस्ट मुझे क्या आएगा, तो मुझे कुछ मतलब वैसे तो 5 एज इट इज़, वहाँ पे इंक्रीमेंट हमने कुछ दिया ही नहीं था ना, इसी वजह से। तो $x मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वहाँ पे आप ना डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। तो $x प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना, यानी कि वो क्या करेगा, हर बार वो जब भी व्हाइल लूप हमारा घूमेगा तो +1 होता जाएगा। लेकिन ये भी सेम फॉर लूप की तरह आपको आउटपुट देगा ना, जैसे अभी हमने क्या किया, +1 होता जाए, वो तो इन्फिनाइट बार होगा ना फिर। तो इसी वजह से मैं इसका आउटपुट भी दिखा देती हूँ आपको। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा, ताकि वो रिवर्स में हमें 5 तक ही लेके आए। ओके, तो इसको मैंने रन करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखो आउटपुट। तो अगर मैं इसको कितनी बार भी स्क्रॉल राइट साइड में करूँ ना, उतनी बार वो बढ़ता जाएगा। तो इसी वजह से हमें क्या करना है हमेशा, तो वहाँ पे प्लस आइकॉन को निकाल के असाइनमेंट ऑपरेटर में माइनस डालना है। ओके, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ,
तो ये देखो अभी वो रिवर्स में मेरा x की वैल्यू 5 आने तक की वाइल लूप घूमा उसने। ओके, तो उसमें हमें डिस्प्ले क्या करा 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि 0 क्यों नहीं डिस्प्ले करा, तो वाइल लूप में हमें कंडीशन इज लेस देन इक्वल टू अगर लिया रहता तो हमें 0 भी आता था, लेकिन हमने डायरेक्ट क्या लिया है, लेस देन 0 ही होना चाहिए। तो इसी वजह से उसने 0 को स्किप करके 1 2 3 4 से 5 तक हमें डिस्प्ले करा। सो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डू वाइल लूप। ओके, तो सेम है, कुछ भी कंसेप्ट अलग नहीं है इसमें और उसमें, सिर्फ आपको थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी है। जैसे मैं सिंटैक्स देखो अभी कैसे कर रही, वाइल लूप को मैंने निकाल दिया एंड वहाँ पे हमने लिख लिया डू बोल के, एंड एज इट इज़ जो अंदर की चीज़ है हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। एंड देन वाइल लूप का जो कंडीशन हमने ऊपर लिखा था उसी को मैंने कॉपी कर लिया था, वही मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। डू वाइल में सेम वाइल लूप की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे डू के अंदर हम कुछ फंक्शंस कर रहे हैं और वाइल को हम एंड में हम कंडीशन दे रहे हैं, एंड सेम वर्क करेगा। जैसे अभी मेरा रिफ्रेश कर दिया तो भी आउटपुट सेम ही आ रहा है मुझे। ओके, तो ये आई होप ये वाला भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। डू वाइल जो अगर आपको वाइल आता है तो डू वाइल में कन्वर्ट करने में आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वही कोड है, वही सब है, सिर्फ आपको फॉर्मेट चेंज है। तो याद रखो डू के अंदर कुछ भी इंक्रीमेंट होगा या प्रिंट करना होगा वो चीज़ें रहेगी, वाइल के अंदर हमेशा कंडीशन ही रहने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे नेस्टेड लूप। देखो हमने ऑलरेडी नेस्टेड इफ़ कंडीशन ऑलरेडी देखा है, तो उसके अंदर क्या था हमारा, इफ़ कंडीशन के अंदर कंडीशन, फिर से इफ़ कंडीशन। तो सेम फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, उसको हम बोलेंगे नेस्टेड लूप। जब भी आपको नेस्टेड कीवर्ड्स दिख जाए तो समझ जाना एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन, तो उसके सामने कंडीशन रहेगा या तो फिर लूप रहेगा। कंडीशन लिखा होगा तो इफ़ की तरफ आपको ये करना है, अगर लूप लिखा होगा तो फॉर की तरफ आपको ये करना है। ओके, तो इसका एग्जांपल देखो, फॉर लूप के अंदर $i की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, यानी कि हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 5 है, i प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, तो i की वैल्यू ऑलरेडी 0 है एंड i की वैल्यू हम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर रहे हैं, तो तब तक वो बढ़ेगा जब तक कि उसकी वैल्यू 5 ना हो जाए। ओके, एंड उसी फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर हम $j इक्वल्स टू 0 डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अभी j की वैल्यू कितनी है, 0 है, $j इज़ ग्रेटर देन i होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ऊपर जो i की वैल्यू बढ़ती रहेगी एंड देन वो हमेशा चेक करेगा कि क्या j की वैल्यू ग्रेटर देन i है तो ही। ओके, एंड देन नेक्स्ट j प्लस प्लस होता जाएगा, $j प्लस प्लस, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। ओके, देन इको के अंदर हम प्रिंट करेंगे स्टार। ओके, तो स्टार मीन्स हम ऐसे, ये पैटर्न का एक प्रोग्राम में ले रही हूँ। ओके, तो इसी वजह से मैंने स्टार प्रिंट किया, वहाँ पे कुछ भी आप प्रिंट करो 1 2 3 4 एज इट इज़ प्रिंट करेगा। देन इको के बाद हम br टैग लगा दिया, यानी कि गैप ले लो, अगर जैसे ही मेरा फॉर लूप घूम जाता है एक बार में, ओके, तो मेरा एक लाइन छोड़ दो उस लाइन को एंड देन फिर से दूसरे लाइन पे आ जाओ ऐसा। तो यहाँ पे मेरे को एक एरर आया कि अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट आया, तो मुझे लगता है कि $i मैंने कहीं तो लिखा नहीं है लाइन नंबर 6 पर। ओके, तो वहाँ पे $i, तो ऐसे ही i नहीं लिख सकते, आपको वेरिएबल है तो उसको एज अ वेरिएबल के लिए $साइन लगाना ज़रूरी है। ओके, मैंने इसको रिफ्रेश करा तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आया। तो हमारे एक पैटर्न का ये एग्जांपल था। तो देखो पहले उसने क्या किया, हमें 5 तक जो स्टार हमने दिया है ना वो प्रिंट कर, अगर मैं स्टार की जगह कुछ भी लेती वो उसके हिसाब से वो डिस्प्ले कर देता था। ओके, तो हमने क्या किया, फॉर लूप में हमने देखा कि i तब तक हमारा बढ़े जब तक कि उसकी वैल्यू 5 ना हो जाए। तो मैं एक एक करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ना क्लियर हो जाए ये चीज़ें। ओके, तो अभी देखो इको मैंने स्टार करके br कर दिया, तो br के कारण उसने क्या किया, जैसे ही घूमा एक लाइन छोड़ा, जैसे ही घूमा एक लाइन छोड़ा। br मतलब br टैग आपको पता ही होगा कि एक लाइन छोड़ देता है। ओके, देन हमने फॉर लूप का यूज़ करके हमने इको प्रिंट करा कि जैसे ही तू i की वैल्यू रहेगी उस हिसाब से j की वैल्यूज़ क्या कम, मतलब j की वैल्यूज़ हम क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू ही दे रहे हैं, यानी कि उसी के साथ में तो ये भी प्रिंट हो जाए ऐसा। ओके, तो उसने क्या किया, पहले i की वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट हुआ, सेकेंड टाइम उसने क्या किया, उसने 2 प्रिंट करा, यानी कि i की वैल्यू भी प्रिंट हो गया और j की वैल्यू भी प्रिंट हो गई। थर्ड टाइम उसने i की वैल्यू, अभी हमारे पास 2 है, j की वैल्यू एक और बार प्रिंट हो गई। ऐसा मतलब ऐसा करते हुए हमारा वो पैटर्न बन गया। ओके, ऐसे बहुत सारे पैटर्न वाले प्रोग्राम्स है जो फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके हम बना सकते हो।
ओके। तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करना, उसके बाद अपने हिसाब से थोड़ा चेंजेस करके देख लेना। हर एक चीज़ बहुत ही मतलब चेंज होते होते बहुत मस्त बन सकता है, तो इसी वजह से बता रही हूँ। ओके, तो ठीक है फिर, आई होप ये वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेक कीवर्ड। ओके, तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है कि ब्रेक कर देता है आपका जो भी लूप रहेगा, कंडीशन रहेगा, कुछ भी रहे, उसको वहाँ पे वो ब्रेक कर देता है एंड देन फिर से आपको वो डिस्प्ले करेगा। देखो एग्जांपल मैं देती हूँ, फिर बाद में आपको मतलब क्लियर हो जाए कंसेप्ट। ओके, अभी समझो, व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल लूप बार बार जब तक कि कंडीशन उसकी ट्रू ना हो जाए तब तक वो घूमेगा ही घूमेगा, लेकिन हम ब्रेक कीवर्ड लगा के उसको रोक सकते हैं, इसी वजह से हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखो, $x की वैल्यू अभी क्या है, ऊपर 10 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, $x इज़ लेस देन 0 होने चाहिए। ओके, देन हमने क्या किया, इको के अंदर हम स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट किया। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं $x, इसको इंक्रीमेंट भी तो देना पड़ेगा ना, वरना वही स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा सिर्फ हमें। तो हम यहाँ पे $x माइनस कर देते हैं, जब तक कि $x की वैल्यू 10 तक ना हो जाए वो स्ट्रिंग हमें डिस्प्ले करे। देन उसके बाद हमें इफ कंडीशन दे रहे कि $x की वैल्यू अगर इक्वल टू 10 होती है, नहीं 5 होती है। ओके, मतलब हमें उसको स्टॉप करना है ना, यानी कि ब्रेक करना है ना, इसी वजह से मैंने 5 लिया, तो ब्रेक हो जाए ये वाला लूप एंड देन फिर से तुम बाकी का लूप कंटिन्यू करो। ओके, तो ये एक्चुअल में इसका डिस्प्ले कैसा होता है मैं आपको दिखा देती हूँ, देन एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, इसको मैं रन करके आपको आउटपुट दिखा देती हूँ इसका। ठीक है, देखो, अरे स्ट्रिंग के कारण समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इको के अंदर $x वैल्यू प्रिंट करेंगे ताकि हमें नंबर मिलेंगे और नंबर वाइज हमें जल्दी समझ में आता है ना, इसी वजह से। ओके, $x को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ फिर, तो इसको रन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो, अभी हम तो इस एग्जाम्पल में देखो उसने क्या किया, 5 तक सारी चीज़ें को ब्रेक कर दिया, यानी कि उसने लूप तो घूमा, उसका 1 2 3 4 भी उसको डिस्प्ले हुआ था, लेकिन उसने 5 आने पर उसने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया। तो इसी वजह से क्या किया, जो पहले की वैल्यूज़ थी ना उसी के साथ वो चली गई, यानी कि रिमूव हो गई, एंड देन बाकी का फिर से लूप घूम गया वो फिर से। तो इसी वजह से हमें उधर उसने ब्रेक नहीं डाला, तो वो कंटिन्यू हो गए ना बाकी के सारी, इसी वजह से हमें डिस्प्ले क्या हुआ, 6 7 8 9 10 हो गए। उल्टा वो दिख रहा है आपको क्योंकि हमने माइनस करा है, लेकिन ये कंसेप्ट समझो। ओके, अगर मैं इसको 2 करके दिखा रही हूँ तो भी आपको देखो, अगर मैंने इसकी वैल्यू x की क्या लिखी, 5 रखी। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 होने पर ब्रेक हो जा बोला, तो इसने 3 4 5 मेरे को डिस्प्ले करा था। अभी मैं नॉट इक्वल टू 2 कर दिया तो उसने मुझे डायरेक्ट 5 दे दिया, यानी कि बाकी सब उसने रिमूव कर दिया, एंड वाली वैल्यू जो हमें वैसे भी डिस्प्ले होने वाली थी 5, तो एज इट इज़ वो x की वैल्यू मुझे इको करके प्रिंट कराया। ओके, तो यही था एग्जाम्पल इसका। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप, ये उतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन आप समझ लो, मतलब समझो सिर्फ कंसेप्ट को कि एक्चुअल में ब्रेक करोगे आप कोई सी भी वैल्यू, उसके पहले वाले जो भी वैल्यूज़ रहेंगे उन सभी को वो रिमूव कर देता है एंड बाकी के वैल्यू आपको डिस्प्ले करता है, बस इतना याद रखना है आपको। ओके, तो ब्रेक की तरह हमारे पास एक और कीवर्ड है कंटिन्यू बोल के। तो हम अगर किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं तो अगर उसके बाद से भी हमें कंटिन्यू करना है तो हम ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ब्रेक को रिप्लेस करके कंटिन्यू डाल देती हूँ, तो इसमें और उसमें डिफरेंस मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, डायरेक्ट आउटपुट दिखा देती हूँ ताकि आप क्लियर रहे। ओके, तो देखो अभी हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 एज इट इज़ हमें 1 2 3 4 वह हमें डिस्प्ले कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पे कंडीशन दिया था कि इक्वल टू अगर हो तो तू कंटिन्यू हो, अगर मैं नॉट इक्वल टू भी डालती हूँ ना तो भी मुझे कोई नहीं, वो 1 2 3 4 5 मुझे डिस्प्ले कर ही रहे। इसका मतलब क्या है, उसने कंटिन्यू करा वहाँ से, यानी कि उसने रिमूव नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, वो एज इट इज़ तुम्हारा जो लूप चालू है ना उसको कंटिन्यू करता है। ओके, यानी कि यहाँ से उसने कुछ रिमूव या कुछ ऐसा नहीं करता है, जैसे ब्रेक में वो कुछ चीज़ें रिमूव हो जाती है जब वो ब्रेक हो जाता है ऊपर की चीज़ें, लेकिन कंटिन्यू में क्या करता है, वो आपको डिस्प्ले कर देता है, यानी कि 1 2 तक आया, उसने कंटिन्यू स्टेटमेंट ट्रू कर दिया एंड फिर से 3 4 5 ये भी डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, तो आई होप कि आपको कंटिन्यू और ब्रेक वाली जो कीवर्ड है उसका यूज़ प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस। ओके,
तो हम यहाँ पे देखेंगे फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे डिस्प्ले करते हैं। देखो फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि फंक्शन कीवर्ड आपको यूज़ करना है एंड देन उसके बाद आपको फंक्शन का नेम कुछ भी रहे, आपकी मर्जी है। माय फंक्शन मैंने लिखा है, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो, पैरेंथेसिस दे दो, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दो एंड देन उसके अंदर कुछ भी इको का रहे, कुछ भी आपका फंक्शन के अंदर कुछ भी कोड रहे उसके अंदर आपको लिखना है। तो ये था हमारा फंक्शन डिक्लेयर करने का तरीका। ओके, तो अभी मैं अगर इसको रन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, तो हमेशा याद रखो फंक्शन को अगर आप डिक्लेयर करते हो, यानी कि फंक्शन आप अगर लिखते हो कहीं भी, तो उसको आपको रिटर्न करना पड़ता है उस फंक्शन को एंड में, तो तभी आपका वो फंक्शन वर्क करेगा, यानी कि उसके अंदर की वैल्यू वर्क करेगी और आपको कुछ भी इको अगर लिखा होगा तो डिस्प्ले होगा। तो अभी हमने रिटर्न कर दिया उस फंक्शन को, माई फंक्शन को, देन मुझे इको प्रिंट हुआ स्ट्रिंग बोल के, एज इट इज़ मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करा था तो स्ट्रिंग मुझे प्रिंट होगा। और एक बात, आप ऐसा रिटर्न करके भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि रिटर्न करके लिखो या तो फिर डायरेक्ट आप फंक्शन को कॉल कर दो, इसको हम कॉल करना बोल सकते हैं। ओके, रिटर्न में हम फंक्शन को कॉल करेंगे ऐसा, तो आप डायरेक्ट भी लिखो या तो फिर रिटर्न लिख के ऐसा कीवर्ड लिख के भी ऐसा करो, तो दोनों सेम वर्क करता है। ओके, और एक चीज़, और फंक्शन को कॉल आप फंक्शन के बाद ही करना है ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको ऊपर पहले ही फंक्शन कॉल करके देन फंक्शन लिखोगे तो भी सेम वर्क करेगा। बस आपको फंक्शन अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है कहीं तो उसको कॉल करना ज़रूरी है, तभी उस फंक्शन कॉल होता है एंड देन आपको आउटपुट दिख जाता है। ओके, तो ये हमेशा याद रखना। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी फंक्शन के अंदर एक और है पैरामीटर पास करना। ओके, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पासिंग वैल्यूज़ या पासिंग पैरामीटर्स। ओके, तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। एज इट इज़ मेरे पास एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी का यूज़ करके हम करेंगे। ओके, तो इसके अंदर हमें पैरामीटर कहाँ पे पास करना है मैं बताती हूँ। जैसे समझो अभी हमारे पास एक फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है, 5 नंबर लाइन की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर माई फंक्शन है, उस ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे। अगर हमेशा आपको अगर पैरामीटर पास करना है एक फंक्शन के अंदर तो आप यहाँ पे पास करने का। ओके, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल 2 डिक्लेयर कर दूँ, n1 प्लस n2, यानी कि n1 और n2 हम ऐसे 2 पैरेंथेसिस हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। इको के अंदर मैं उन दोनों को प्लस करना चाहती हूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, $n1 प्लस $n2 उसकी वैल्यूज़, यानी कि उसको जो भी वैल्यू मिले मुझे उन दोनों का प्लस होके इको प्रिंट होना चाहिए। पर देन 8 नंबर लाइन पर आप जो दिख रहे हैं ना, तो हमने वहाँ पे कॉल कर दिया था फंक्शन को, तो उसके अंदर आपको पास करना है वैल्यूज़। तो आप हमेशा याद रखो, आप जितना पैरेंथेसिस आप ऐड कर चुके हो, यानी कि जितने पैरामीटर आपके पास है उतनी वैल्यू आपको यहाँ पे भेजनी है। जैसे मेरे पास n1 n2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास कर दिया 10 और 20 बोल के, तो उसका वैल्यू मुझे इको क्यों प्रिंट हुआ 30, क्योंकि यहाँ पे मैंने उन दोनों का प्लस कर दिया ना। ये माई फंक्शन 8 नंबर लाइन यहाँ पे गया n1 n2 के अंदर उसकी वैल्यूज़ लेके गया, इको के अंदर उन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करके मुझे उनका वैल्यूज़ दिखा दिया, यानी कि आउटपुट दिखा दिया 30 बोल के। ओके, तो ये वाला एग्जांपल सिंपल था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन के अंदर ही रिकर्शन फंक्शन। ओके, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम लोग, तो इसी वजह से इसको भी आप ध्यान से देखना। ओके, तो देखो $num इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर वैल्यू अभी हम 10 दे रहे हैं। ओके, तो $ans यानी कि एक और वेरिएबल है जिसके अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन हम नीचे क्रिएट करेंगे ऐड फंक्शन बोल के। ओके, ऐड नेम से उसके अंदर एक पैरेंथेसिस के अंदर हम एक पैरामीटर्स पास कर रहे हैं जो $num रहेगा, जो ऑलरेडी 4 नंबर लाइन पर हमने स्टोर कर चुका है, यानी कि 10 वैल्यू वहाँ पे पास हो चुकी है। ओके, इको के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं कि सम ऑफ नंबर एंड देन यहाँ पे हम ans को हमें प्रिंट करना है, यानी कि ans के अंदर जो भी वैल्यू मिले हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ओके, तो हम यहाँ पे वो वाला फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हम 5 नंबर लाइन पर क्रिएट कर चुके हैं। तो देखो फंक्शन ऐड बोल के हमारे पास फंक्शन क्रिएट करा था, तो यहाँ पे मैं $n करती हूँ, वहाँ और यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम ही वैल्यू हो। ओके, सेम ही कीवर्ड हो या वेरिएबल हो। ओके, तो यहाँ पे हमने n स्टोर कर दिया। ओके, n के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगा रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर हम एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं कि $n की वैल्यू, ओके, $n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए फर्स्ट तो,
एंड देन अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये हम अंदर का फंक्शन हमारा चल जाए। तो जिसके अंदर हम रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमने रिटर्न इस वजह से लिया है ताकि हमें डायरेक्ट आंसर मिले, जो हमें ANS के अंदर हमें डायरेक्ट आंसर मिल के हमें डिस्प्ले हो, इसी वजह से रिटर्न लिया है मैंने। ओके, तो देखो $n जो मेरे पास अभी फंक्शन के अंदर से डॉलर वैल्यू मिल रही है वो $n प्लस फिर से हमने ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया एंड उसके अंदर का जो $n है उसको -1 कर दिया। ओके, एंड देन हम वो फंक्शन, तो अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो ठीक है, वरना एल्स में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न में हम सिर्फ $n की वैल्यू हमें डिस्प्ले हो बोल रहे हैं। अभी मैं अगर रिफ्रेश कर दूँ तो मुझे आउटपुट देखो, सम ऑफ नंबर 55। तो इसका ये एग्जाम्पल किस चीज़ का मैं आपको ये बताती हूँ। देखो अगर आप 1 + 2 + 3 + n की वैल्यू, नम की वैल्यू कितनी है 10 है, 1 + 2 + 3 + ऐसा 10 तक करोगे, उसका टोटल जो प्लस हो के निकल के आता है ना वो वैल्यू है 55। तो ये वाला एग्जाम्पल वो था। ओके, यानी कि सम ऑफ नंबर जो आप पास कर रहे हो नंबर, उसका सम कितना होता है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि हम उतनी बार उसको, उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उतनी बार हमें उसका प्लस हो के मिल रहा है आंसर। तो मैं यहाँ पे ना 10 को निकाल के 3 कर देती हूँ, तो 3 का सम कितना आएगा, देखो 6 आया, यानी कि 1 + 2 + 3 यानी कि 3 3 6। ओके, तो ऐसा मतलब हम ये वाला एग्जाम्पल ऐसा लिया है। ओके, आई होप ये रिकर्शन एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। ओके, तो इसके लिए हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अभी के लिए उसका नेम हम देते हैं num1 num2 और इसकी वैल्यूज़ हम रैंडम सा ही दे रहे हैं, लाइक 10 और 20 दे रहे हैं। ओके, ऐसा समझो। एंड देन यहाँ पे देखो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर रिटर्न वैल्यू, यानी कि हम रिटर्न में वैल्यू जो मिलने वाला है उसको हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैंने ऐसा लिया है। सेम अभी का जो एग्जांपल था वही एग्जांपल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल अलग ले रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू और एक और फंक्शन क्रिएट किया सम, एंड देन यहाँ पे हम 2 पैरामीटर सेंड कर रहे हैं num1 और num2। ओके, यानी कि पैरामीटर 2 हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो सम एक फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले तो इको प्रिंट करूँगी कि सम ऑफ वैल्यूज़ इक्वल्स टू, तो जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं रिटर्न वैल्यू। ओके, जो हमारे पास वेरिएबल 6 नंबर का लाइन है ना, इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से हम ये वाला यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो सेम अभी का जो एग्जांपल था यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लेके मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे वहाँ पे हम प्लस का कर रहे थे, यहाँ पे 2 वैल्यूज पास करके उसी का प्लस करके मैं सेंड ये कर रही हूँ। ओके, तो देखो हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं सम बोल के। ओके, सम $n1 $n2। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला था, तो पैरामीटर कुछ भी आप ऐसा सेम ही रहे ऐसा कुछ नहीं है, पैरामीटर के नेम आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर हम एक $ANS बोल के एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जिसके अंदर हम $A और $B की वैल्यू प्लस कर दी। तो एक्चुअल में n1 और n2 लिखना चाहिए था मुझे, वो $A भी हो गया। चलो ठीक है, मैं उसको चेंज बाद में कर लूँगी। एंड देन यहाँ पे रिटर्न में मैं इस $ANS को प्रिंट करूँगी। तो रिटर्न में जो मुझे मिलेगा वही मुझे ऊपर जाके डिस्प्ले होगा। ओके, तो इसका आउटपुट सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर सम। ओके, तो यहाँ पे देखो फंक्शन का फंक्शन लिखना था मुझे, फन नहीं। वैसे तो जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शन फन भी लिखोगे तो भी वर्क होता है, तो यहाँ पे मे भी होगा नहीं होगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है जो $AB का, मैंने ऑलरेडी बोला था वो चेंज करना मैं भूल गई थी। तो ठीक है, मैं वहाँ पे n1 और n2 कर देती हूँ। ओके, जो 11 लाइन पर है। ओके, तो उसी को मैं कॉपी कर देती हूँ, पहले ऊपर का ही कॉपी करके नीचे डाल के देन कॉमा निकाल के प्लस कर देते। ठीक है, अभी ये कॉमा निकाल के प्लस कर देती हूँ। ओके फाइन, तो अभी एरर तो नहीं आने वाला है, देखते हैं। देखो तो सम ऑफ वैल्यूज़ 30 आ गया, तो 10 और 10 + 20 कितना हो जाता है 30। तो देखा, यही हम बोलेंगे, यानी कि पहले जो हमने देखा था रिकर्शन का एग्जांपल, आप अगर रिकर्शन में ये भी एग्जांपल लिखोगे तो भी सेम ही है, एंड रिटर्निंग वैल्यू में भी यही एग्जांपल लिखो, यानी कि आपको जो इजी लगे वो एग्जांपल आप लिख सकते हो। ओके, एक और चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि यार फंक्शन सम हमने कॉल कहाँ करा है,
देखो ना, लाइन नंबर 6 पर जो रिटर्न वैल्यू जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है उसी के अंदर हमने उसको कॉल कर दिया ना, सम बोल के। सम उसके अंदर जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू पास कर रहे हैं, जो वैल्यू ऑलरेडी वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया था, तो वही हो गया वहाँ पे कॉल। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हो गया हमारा कंसेप्ट फंक्शन के सारे। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे। ओके, तो एरे तो आपको डिक्लेयर कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना, वो तो मैंने बता दिया। तो एरे के अंदर भी टाइप्स है, तो उसको आज देखते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम बेसिकली 2 टाइप्स हम बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट हम एक्सेस करेंगे इंडेक्स वाइज, एंड सेकेंड हमारा रहेगा एसोसिएटिव। ओके, तो ऐसे 2 टाइप्स हमारे पास है, यानी कि हम एरे को एक्सेस करने के ये 2 तरीके हैं। ओके, तो इसी वजह से ऐसा ही उसके टाइप ऑफ एरे है। तो इन दोनों को हम देखते हैं। इनके एग्जांपल भी बहुत सिंपल लेती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए इनका एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो, पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी। सबसे पहले तो हमें वही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सेम नेम से ही कर रही हूँ, डॉलर इंडेक्स्ड बोल के, एंड इक्वल्स टू हम यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए मैं एरे कीवर्ड यूज़ करके कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने ये बोला था कि आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेना है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट नहीं करने वाली। डायरेक्ट यहाँ पर मैं एरे ऑफ लिस्ट यहाँ पे ऐड कर देती हूँ डबल कोट के अंदर। तो समझो अभी मेरे पास 1 2 3 मैं ऐड कर देती हूँ। ओके, ABCD बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स्ड बोल के एक एरे डिक्लेयर कर दिया। एंड अभी मैं क्या करती हूँ, सेम अभी देखो इको प्रिंट करती हूँ, एंड देन सिंपल सा डॉलर इंडेक्स्ड ऐसा बोल के अगर मैं डिस्प्ले करूँगी, यानी कि एक वेरिएबल डिस्प्ले करूँगी, तो मुझे एरर आएगा। वो बोलेगा एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। ओके, यानी कि एरे को तुम स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग क्यों एक्सेस कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास एक तरीका है जो एक्सेस करने का, इंडेक्स वाइज। तो आपको ऑलरेडी मैंने बोला है कि एरे को हम एक्सेस करेंगे इंडेक्स वाइज जीरोस पोजीशन से। और हमेशा याद रखो, इंडेक्स अगर आया तो समझ जाना कि वो जीरो पोजीशन से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ से डबल कोट निकाल के भी मैंने देखा कि तो भी वर्क नहीं हुआ। अगर मैं इंडेक्स देती हूँ 0, तो देखो A प्रिंट हुआ, यानी कि उसका 0th इंडेक्स क्या है, A है। अभी मैं 3 कर रही हूँ तो क्या प्रिंट होगा, तो D प्रिंट होगा, क्योंकि देखो 0 1 2 3, तो इसी वजह से मुझे D प्रिंट करा। ओके, तो आपके पास एक तरीका है कि आप इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद इसी का मैं नीचे एसोसिएटिव वाला पर एग्जांपल ले लेती हूँ। तो यहाँ पर भी हमने सेम नेम से ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एसोसिएटिव इक्वल्स टू एरे एज इट इज़ मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ऊपर का। लेकिन एसोसिएटिव को एरे, यानी कि हम एरे को यहाँ पे डिक्लेयर किसी और तरीके से करेंगे ताकि हमें उसका एज अ एसोसिएटिव करके हमें उस एरे को एक्सेस कर पाए। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये है, तो देखो की और वैल्यू। तो ए क्या होता है, यहाँ पे की है, और उसके सामने जो 1 डाल रूम है उसको हम वैल्यू बोलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ए की से हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमें इस पैटर्न में हमें लिखना पड़ता है अगर हमें एरे को एक्सेस करना है विथ एसोसिएटेड टाइप। ओके, तो इसलिए हमें ये याद रखिए, इंडेक्स वाइज आपको एक्सेस करना है तो ऊपर का पैटर्न रहेगा। अगर आपको एसोसिएटिव पैटर्न से आपको एक्सेस करना है तो आपको इस तरीके से एरे डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, तो देखो यहाँ पर की और वैल्यूज़ है, की और वैल्यूज़ है, कॉमा आने तक वो सारी चीज़ें एक है। ओके, तो इसको एक्सेस करने का भी तरीका देखो। अभी मैं ई को यहाँ पे करती हूँ, तो मैं इसको पहले अरेंज करती हूँ, ये की थोड़ा सा कम करके जूम, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको डिस्प्ले तो अच्छी तरह से हो रहा होगा। तो हम देखो इंडेक्स को निकाल दीजिए, एसोसिएटिव को ऐड करती हूँ, एंड देन यहाँ पे हम इंडेक्स वाइज एक्सेस नहीं कर रहे, तो इसी वजह से हमें क्या करना है, देखो अगर मैं सिर्फ एसोसिएटिव अगर मैं डालूंगी तो मुझे एरर देगा ही देगा। तो वार्निंग आया कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, सेम उसी तरह हमें यहाँ पर भी सेम एरर आया। तो इसको कैसे एक्सेस करते हैं, देखो डॉलर एसोसिएटिव, उसके सामने आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप सिंगल कोट या डबल कोट में लिख दो उसकी की, तो उसका वैल्यू आपको डिस्प्ले होगा, जैसे कि 1
हमारे पास, और डी हमें ऊपर का दिख रहा है एक्चुअल में, उसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अभी ए की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि हम की से वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, तो देखो हमें 1 दिखा, ओके। इसी तरह अगर मैं चेंज करके डी लिख दूँ तो मुझे वैल्यू क्या आना चाहिए, 4, ओके। तो यहाँ पे देखो 4 मुझे वैल्यू मिल चुकी है, ओके। तो आई होप ये वाला एग्जांपल आपको दोनों भी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। इन दोनों में 2 टाइप है, आपको एक्सेस करना है तो इस तरीके से आपको एरे डिक्लेयर करके एक्सेस करना पड़ेगा, तो ठीक है। ये दोनों के अलावा भी हमारे पास एक एरे का एक और टाइप है, ओके, उसको हम बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, ओके। तो उसका भी हम एग्जाम्पल विथ सब चीज़ें देख लेते हैं, तो ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, तो अभी वेरिएबल का नेम हम कुछ भी रखेंगे, लाइक std लिख देती हूँ, एंड देन इक्वल्स टू एरे। यहाँ पे भी हमें एरे डिक्लेयर करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं एरे कीवर्ड से ही डिक्लेयर कर रही हूँ, ओके। एक्चुअल में स्क्वायर ब्रैकेट तो सिंपल है ना, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, ओके। मल्टी डायमेंशनल एरे में कैसा है, एरे ऑफ एरे रहेगा, ओके। जैसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँ, याद रखो, तो एक एरे कीवर्ड से हम एरे क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर फिर से एक और एरे क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी देखो हमारे पास 1 एंड श्रुति, ऐसा हमारे पास एक एरे है, ओके। एरे के अंदर एरे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल बेसिकली। तो अभी कॉमा देके इसको हम जितनी चाहे उतनी बार बढ़ा सकते हो। तो हम कैसे कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का डेटा है जिसके अंदर उसकी आईडी और उसका नेम हम सेव कर रहे हैं, ऐसा समझो, ओके। तो यहाँ पे 2 3 हमारे पास ये इसकी आईडी है, एंड उसके नेम हम श्रुति, प्रीति, प्रतीक्षा ऐसा लिखते हैं, ओके। तो हम एक एरे के अंदर हम एरे ऑफ डेटा लिख रहे हैं, जिस डेटा के अंदर हमारे पास आईडी एंड स्टूडेंट का नेम है, ओके। एंड देन मैं सिंपल सा यहाँ पे इको प्रिंट करूँगी $std बोल के। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में वहाँ मुझे क्या डिस्प्ले होगा। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, तो यहाँ पे एरर आएगी एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, क्योंकि वो ऐसा एक्सेस होगा ही नहीं ना। तो इसको एक एक्सेस करने का तरीका है, तो मैं वो आपको पहले बता दूंगी। लेकिन देखो यहाँ पे आप अगर लाइक यहाँ पर आप ऐसे इंडेक्स वाइज या ऐसे जैसे हम एसोसिएटिव ऐसा करके एक्सेस कर रहे थे ना, यहाँ पे ऐसे एक्सेस नहीं हो सकता, ओके। तो ये ट्राई करके भी देख सकते हो, जैसे मैंने 0 पोजीशन डाल के देखा तो भी मुझे सेम एरर है। अगर मैं एसोसिएटिव वाला वो भी कर देती ट्राई तो भी मुझे सेम एरर देता था। तो इसी वजह से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी ज़्यादा, इसको हम छोड़ देते हैं। ई को ऐसे प्रिंट नहीं होता है। तो देखो इसका तरीका ऐसा है। तो इसके लिए आपको फॉर लूप चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, ओके, एरे ऑफ डेटा है। तो इसी वजह से हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। और आपको पता होगा कि मल्टीपल डेटा को एक्सेस करने का सिंपल और अच्छा तरीका फॉर लूप ही है, ओके। तो हम यहाँ पे $i इक्वल टू हम पहले यहाँ पे 0 रख रहे हैं, एंड देन $i के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इज़ ग्रेटर देन काउंट कर रहे। काउंट में हम एरे डॉट यानी कि हम काउंट कर रहे कि काउंट के अंदर हमारे पास जो std के अंदर जितना भी डेटा है उसको काउंट करो आप, ओके। या तो फिर आप std डॉट लेंथ भी यूज़ कर सकते थे, या तो फिर आप काउंट ऐसा लिख के $std भी लिख सकते थे, ओके, याद रखिए। देन हम i++ कर रहे, वो जब तक कि हमारा std की वैल्यू ख़त्म नहीं होती तब तक हमारा वो i++ होता जाएगा। देन यहाँ पे हम फिर से फॉर लूप यूज़ करें। तो समझ गए, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यानी कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नेस्टेड फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आप ध्यान से देखिए, ओके। तो ये देखो इसके अंदर हम पहले तो i डिक्लेयर कर चुका था, इसलिए यहाँ पे हमें j डिक्लेयर करना पड़ता है। यानी कि एक बार अगर आपने ऊपर कहीं ये कंफ्यूज ना हो जाए, इसी वजह से ऐसा करते हैं, ओके। वैसे देखो अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, j यानी कि j की वैल्यू अभी 0 ही है। j काउंट हम फिर से std तक ही कर रहे हैं और j++ कर रहे हैं। यानी कि हमारे std की वैल्यू जब तक वो बढ़ेगी तब तक हमारा ये लूप यानी कि फॉर लूप घूमना चाहिए, ओके। इको के अंदर हम क्या प्रिंट करेंगे, इको के अंदर हम प्रिंट करेंगे वो एरे ऑफ वैल्यूज़, यानी कि एक जो एरे है ना हमारे पास, उसके अंदर के एरे ऑफ वैल्यूज़ हमें प्रिंट करने हैं। जैसे उसके अंदर आईडी और नेम है, मुझे वो चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, $std $i कर रही हूँ, एंड देन सेम $j कर रही हूँ प्रिंट। एंड उसके बाद मैं कॉमा दे के फिर से br टैग लगा रही हूँ, ताकि मुझे ना वो एक लूप यानी कि एक बार लूप घूम गया तो एक लाइन छोड़ दी। तो मुझे यहाँ पे एरर आ चुके थे, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन बोल के एरर आ चुका है। तो इसको हम देखते हैं। तो ये एज अ स्ट्रिंग जा रहा है ना, तो इसी वजह से एरर आया। तो इको के अंदर हम डबल कोट डाला था, उसको हम निकाल देंगे, ओके। तो अभी मैं रिफ्रेश कर देती हूँ तो मुझे वैल्यूज़ मिल जाएंगे। वैसे एक वार्निंग है, उसको अभी के लिए तो छोड़ देते हैं। तो देखो लेकिन हमें वो प्रिंट हो चुका है। तो आईडी और श्रुति यानी कि
आई के अंदर हमारी आईडी स्टोर हो चुकी है और जे के अंदर हमारा वो नेम स्टोर हो चुका है। ओके, तो इसी वजह से हमने ऐसे यूज़ करा था। तो देखो हमारे पास दोनों भी प्रॉपर वर्क हो रहा है एंड BR टैग की वजह से उसने गैप भी ले लिया, यानी कि उसने वो एक लाइन छोड़ दिया। आई होप कि ये वाला एग्जांपल एकदम परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मैंने कर दिया है और आपको आउटपुट भी दिखा दिया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर मेरा ये वीडियो आपको सच्ची में लगता है कि हाँ बाबा हेल्पफुल हो आपको, तो ज़रूर से आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।